टैली प्राइम, टैली ERP9 दोनों का बेसिक्स देखेंगे कि दोनों में वर्क कैसे करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स को कैसे यस नो करते हैं, सेट करते हैं, कब कौन सा फीचर काम आता है टैली में, ठीक है, किस बिजनेस में ऐसा क्या वर्क करना होगा तो हम कौन सा फीचर यूज़ करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। एक ये टैली ERP9 भी मैं ओपन कर लेता हूँ, टैली प्राइम भी ऑन है ना ये, ठीक है। तो टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में हम लोग को देखने हैं फीचर्स वगैरह क्या कैसे रहते हैं। थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। जितना अभी तक हम लोग सारे फीचर्स पढ़े हैं हम कोशिश करेंगे आने वाले 1 घंटे में सारी चीज़ें कवर हो जाएं। शॉर्ट में बताऊंगा, एक एक एग्जांपल क्रिएट करके बताऊंगा, सबको मिक्स करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये अभी टैली ERP9 ओपन है। हम लोग हालांकि टैली प्राइम में सारी चीज़ें देखे थे, लेकिन ERP9 और टैली प्राइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टैली प्राइम थोड़ा सा इजी है, उसमें हम लोग को ज़्यादा शॉर्टकट्स याद नहीं रखने की, मतलब नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, जैसे ऑल्ट सी वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आप लोग जैसे ERP9 भी हम ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे होगे सेम ऑप्शन आ रहे हैं, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड या नहीं तो और लॉग इन एज रिमोट यूज़र और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस या रीएक्टिवेट, जैसा कि किस में आता था टैली प्राइम में। हम टैली प्राइम में भी देखेंगे तो वही सब ऑप्शन आ रहे हैं, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड और यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट या एक्टिवेट लाइसेंस, ये सारी चीज़ें। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जब हमारे कंप्यूटर में लाइसेंस नहीं रहेगा, टैली में लाइसेंस नहीं लगा होगा, तो हम लोग कौन कौन सी डेट यूज़ कर सकते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख और जिस मंथ में 31st आती है उस मंथ की 31st। जैसे कि अप्रैल में 31st नहीं आता है, हाईएस्ट लास्ट डेट होती है 30 तारीख, तो 30 अप्रैल तो टैली में होगा ही नहीं। आप प्रैक्टिस के लिए 30 अप्रैल यूज़ नहीं कर सकते हो, बस 1 तारीख, 2 तारीख और जिस मंथ में 31st आती है वो 31st आप यूज़ कर सकते हो। और लाइसेंस जब हम लोग कहीं भी वर्क करेंगे, किसी भी फर्म में जाके, ऑर्गेनाइजेशन में जाके, तो आपको वहाँ पर लाइसेंस मिलेगा और वो लाइसेंस या तो सिल्वर नाम होगा उसका या तो गोल्ड नाम होगा। सिल्वर मतलब सिंगल यूज़र, गोल्ड मतलब मल्टी यूज़र। जब एक कंप्यूटर में हम टैली यूज़ करना चाहते हैं तो हम प्रिफर करते हैं सिंगल यूज़र मतलब सिल्वर, और जब हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स में टैली चलाना है तो हम लोग मल्टी यूज़र मतलब गोल्ड परचेज करते हैं, नहीं तो गोल्ड वर्जन देखते हैं। पता कैसे चलेगा सिल्वर है कि गोल्ड है, तो आपको यहाँ पर टॉप में दिखेगा EDU मतलब एजुकेशनल, और सिल्वर हो या गोल्ड हो तो आपको वहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी हम कंटिन्यू एजुकेशनल मोड करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू एजुकेशनल मोड करते हैं तो आप लोग देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपनी ओपन हो गई, एक कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गई, ABC LIT करके लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग को पहले कंपनी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंपनी को शट करते हैं। और शट करने का शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल F3। हालांकि शॉर्टकट जब हम लोग ERP9 की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑल्ट F1 है। ERP9 में कंपनी को शट करने का शॉर्टकट है ऑल्ट F1। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ERP9 के बाद जब टैली प्राइम में स्विच हुए, ERP9 में काम करते करते अचानक से टैली प्राइम है तो उनकी हैबिट हो गई थी ऑल्ट F1 करने की। तो आप टैली प्राइम में भी अगर ऑल्ट F1 करते हो तो भी आपको बता देगा कि अब आप टैली प्राइम में कंट्रोल F3 करके भी आप शट कर सकते हो कंपनी को, सिर्फ F3 नहीं, कंट्रोल F3। और या फिर एंटर कर दिए तो यहाँ पर ये आ गया शट कंपनी, जो कंपनी खुली हुई है उसी में एंटर कर दो तो ये कंपनी हो जाएगी शट। फिर जितनी भी कंपनीज हमारे पास पहले से बनी हुई है यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि आपके पास टोटल कितनी कंपनीज बनी हुई हैं, आप किस में काम करते हो। ये सब डेमो कंपनीज हैं, सब प्रैक्टिस के लिए कंपनीज बनाई गई हैं। तो जिस भी कंपनी में हमको काम करना होगा उसमें हम एंटर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, हमको अगर ये चेक करना है कि कौन सी कंपनी पहले बनाई गई थी, सबसे पहले कौन सी कंपनी बनी थी या लास्ट में कौन सी कंपनी बनी है, तो नंबर वाइज हम पहचान सकते हैं। जैसे कि 1,32,000, 1,13,000, 1,33,000, तो जो हाईएस्ट नंबर दिखेगा लास्ट में, जैसे 33 दिख रहा है, तो ये लास्ट टाइम कंपनी बनाई गई है। और सबसे पहले कौन सी कंपनी बनाई गई है तो वो आप सीक्वेंस के हिसाब से देख सकते हो, सिर्फ 1 लाख लिखा होगा, ठीक है, तो वो पहली कंपनी होगी। 1,01,000 में मतलब अगर आपको दिख रहा है 1,01,000 तो मतलब वो दूसरी कंपनी है। 1,01,000 मतलब ये दूसरी कंपनी है इस टैली में, ये लिखा हुआ है 1 लाख, मतलब ये फर्स्ट टाइम वाली कंपनी बनाई गई थी, ठीक है। ये कंपनीज जो हैं ये हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर पड़ी हुई हैं, किस लोकेशन में पड़ी हुई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस लोकेशन में पड़ी हुई है। तो C ड्राइव में यूज़र नाम का फोल्डर है, फिर पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टैली प्राइम और फिर डेटा नाम का फोल्डर है, वहाँ पर ये सारी कंपनीज पड़ी हुई हैं। ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम कहीं काम करते हैं, अकाउंटिंग करने जाते हैं,
तो अलग अलग लोकेशन से डेटा हम लोग को एक्सेस करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग को सामने वाला पेन ड्राइव दे देता है, पेन ड्राइव लगाएंगे और उस पेन ड्राइव से डेटा को एक्सेस करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट की ये गलती हो जाती है, जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या पहला दिन कहीं वर्क करते हैं और पहले दिन ही जो लोग गलतियाँ करते हैं वो डेटा तक ओपन नहीं कर पाते हैं। तो पहले दिन आप डेटा ओपन नहीं कर पा रहे हो, सामने वाला ये सोचेगा आप आगे काम कर पाओगे कि नहीं, तभी आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। और बहुत सारी फर्म डेटा को हाइड करके रखना चाहती है तो अपने कंप्यूटर में ना रख के पेन ड्राइव में रखती है और पेन ड्राइव से डेटा को एक्सेस करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये सारी कंपनीज हैं वो किस लोकेशन में है, और हमें अगर लोकेशन चेंज करना है तो हम लोकेशन कैसे चेंज करते हैं। जैसे पेन ड्राइव से एक्सेस करना है या हमारे कंप्यूटर में डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, तो उन ड्राइव का डेटा हम कैसे एक्सेस करें। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और दूसरा है स्पेसिफाई पाथ। हालांकि ERP9, टैली ERP9 और जो पुराने वर्जन थे टैली 9, 8.1, 7.2, उसमें ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी। इस काम को आसान करने के लिए ये सारे ऑप्शन दे दिया है, जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और स्पेसिफाई पाथ। अब इन दोनों का क्या यूज़ है, तो मैंने बताया था सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में पहले स्पेसिफाई पाथ देखते हैं। स्पेसिफाई पाथ ज़्यादा यूज़ करना सही नहीं है, उसमें कॉपी पेस्ट हम लोग को करना पड़ता है, तभी इसको पहले देख लेते हैं। जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने कंप्यूटर में जाके सिस्टम में जाके लोकेशन ओपन करके पहले कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई पाथ में जाते हैं। यहाँ पर आपको ना वो पाथ लोकेशन पेस्ट करनी है, या आप टाइप भी कर सकते हो डायरेक्ट D/D:/ फिर फोल्डर का नाम लिखे, फिर स्लैश, फिर दूसरे फोल्डर का नाम लिखे जिसके अंदर है, तो आपको डेटा दिख जाएगा। या आप पेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर आके Ctrl+C से कॉपी कर लेना जहाँ से लोकेशन को कॉपी करना है, और यहाँ के Ctrl+V करके पेस्ट कर लेना, तो आप लोगों को वो कंपनी यहाँ पर मतलब सारी दिखने लगेंगी इस लोकेशन वाली। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग हैबिट डाल लें इस सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव की। हम लोग डायरेक्ट यहीं से कहीं भी जा सकते हैं अपने सिस्टम में, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करेंगे तो जितनी लोकेशन हमारे कंप्यूटर में होंगी, जहाँ जहाँ डेटा हम रख सकते हैं, जितनी लोकेशन है जहाँ जहाँ डेटा हम रख सकते हैं, वो सारी लोकेशंस आप लोगों को दिखेंगी। तो हमारे कंप्यूटर में जैसे C ड्राइव है, D ड्राइव है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, यहाँ सब कंपनीज हो सकती हैं। आप डायरेक्ट उसमें क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैं D ड्राइव में क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर उसके D ड्राइव के अंदर जो जो फोल्डर्स बने हुए हैं वो सब फोल्डर दिख रहे हैं, जैसे कि टैली डेटा बैकअप, टैली प्रैक्टिस डेटा, टैली प्राइम। तो जैसे मैं इधर टैली प्रैक्टिस डेटा में एंटर किया तो यहाँ पर ये फ्यूचर ट्रेडर्स करके बना हुआ है और एक मुक्ति देवांगन करके फोल्डर बना हुआ है। तो ये फ्यूचर ट्रेडर्स डायरेक्ट आपको कंपनी दिख रही है 1 लाख। इस लोकेशन में D:/D ड्राइव में टैली प्रैक्टिस डेटा में एक ही कंपनी बनाई हुई है, पहली बार कंपनी बनाई गई थी, तभी 1 लाख दिख रहा है। तो जितनी न्यू लोकेशन होंगी उसमें फिर आप जब कंपनी बनाओगे तो स्टार्ट 1 लाख से ही होगा, 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2 जो भी है। और अगर मैं अंदर फोल्डर में जाता हूँ मुक्ति देवांगन करके, तो इसमें 2 कंपनीज दिख रही हैं, ABC ट्रेडर्स, XYZ ट्रेडर्स। तो इसमें 2 कंपनी बनाई गई है। आप डायरेक्ट इसी में से किसी में भी क्लिक करोगे तो कंपनी ओपन हो जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग को लोकेशन चेंज करके भी डेटा ओपन करना पड़ता है, और ये बहुत काम की चीज़ है, किसी भी लोकेशन से हम डेटा कैसे एक्सेस करें। तो अभी आप लोग देख रहे होगे कि एक कंपनी XYZ ट्रेडर्स करके ओपन हो गई है, और इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 है। और इसमें लास्ट टाइम एंट्री कब की गई है, तो 2 मई 2026 को एंट्री की गई थी। और वही डेट यहाँ पर मान लेता है करंट डेट में, क्योंकि टैली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इसको पता नहीं है कि आज एक्चुअल में कौन सी डेट है। तो जो लास्ट टाइम आप एंट्री किए होगे ना, ये मान लेगा कि आज वही तारीख है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि आज तो एक्चुअल में 21 जून 2026 है, यहाँ पर 2 जून क्यों दिख रहा है करंट डेट। तो ये लास्ट डेट जो होती है एंट्री की, वही डेट करंट डेट में दिखाता है। और हम लोग को डेट चेंज करनी पड़ती है हमारे यूज़ के हिसाब से। मुझे जिस तारीख की एंट्री करनी है, मुझे आज अगर 1 जून की एंट्री करनी है तो मुझे डेट चेंज करनी पड़ेगी। डेट चेंज करना है या कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं, तो शॉर्टकट्स याद अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास साइड बार कुछ रहता है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिखने लगते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखते हैं वो हमको इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिखते हैं। अभी कौन सी स्क्रीन खुली हुई है, तो गेटवे ऑफ टैली पहली स्क्रीन है। इस स्क्रीन में हमको जो जो ऑप्शन काम आना चाहिए, हमको वही ऑप्शन दिख रहा है, डेट और कंपनी, ठीक है। और ये जो टॉप में है कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये एनी टाइम आपको शो होंगे, क्योंकि ये हर जगह काम आते हैं।
ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो ये वर्टिकल टूल बार भी बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप ये किसी भी ऑप्शन में जा रहा हूँ, जैसे मैं वाउचर में जा रहा हूँ, वाउचर में जैसे ही हम गए, स्क्रीन नेम देखो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो इस पर्टिकुलर स्क्रीन के हिसाब से दिख रहे हैं। ठीक है, मैं बाहर आता हूँ, स्केप करके बाहर आओगे वापस से, फिर हम जैसे बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में जाने से यहाँ पर जो वर्टिकल टूल बार में ऑप्शन दिख रहे हैं वो इसी स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। तो जब हम कुछ ऑप्शंस शॉर्टकट्स यूज़ करना चाहते हैं तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस स्क्रीन में हो उस स्क्रीन के हिसाब से शॉर्टकट आपको साइड में ही दिख जाते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है कि भाई क्या शॉर्टकट था कैसे है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, शॉर्टकट्स क्या है, कैसे यूज़ करना है। आप सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर पीरियड चेंज करना है तो F2 है, कंपनी के लिए F3 है, F4 F5 ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिस ऑफ वैल्यू जो अगला ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे हो शॉर्टकट लिखा हुआ है बी, लेकिन 2 लाइन है नीचे में, 2 डैश है, तो डबल डैश का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। और जब भी सिंगल डैश अगर होगा तो ऑल्ट। ठीक है, तो ऑल्ट और कंट्रोल दोनों आपके पास अवेलेबल है। ऑल्ट की प्रेस करना मतलब सिंगल डैश, जब भी यहाँ पर जैसे अब बेसिस ऑफ वैल्यू मुझे ओपन करना है तो कंट्रोल भी करूँगा क्योंकि डबल डैश है, चेंज व्यू में डबल डैश है, लेकिन यहाँ पर नीचे न्यू कॉलम में सी के नीचे एक सिंगल डैश है तो वहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्ट सी। या अल्टर कॉलम में ए के नीचे एक सिंगल डैश है तो ऑल्ट ए करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्ट मतलब सिंगल डैश आपको दिखेगा और डबल डैश मतलब कंट्रोल है। नीचे बॉटम बार में भी कुछ कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि क्विट बाहर निकलना है या नहीं तो सेलेक्ट करनी है कोई चीज़, तो हम स्पेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कोई लाइन रिमूव करनी है, हम लोग मैच कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको कोई लाइन अगर रिमूव करनी है, जैसे मुझे ये कैपिटल की लाइन रिमूव करनी है तो कंट्रोल आर किया तो ये रिमूव हो गया। तो अगर कोई लाइन हमें रिमूव करनी है मैच करते समय तो हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, और वापस से लाना है तो रीस्टोर बोलते हैं, कंट्रोल यू, ये कंट्रोल यू करके लाइन वापस आ गई। तो कुछ ऑप्शन नीचे बॉटम बार में भी है, कुछ वर्टिकल टूल बार में है, कुछ हॉरिजॉन्टल बटन बार में है, तो ये ऑप्शंस आप लोगों को दिखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वाले जो कीज़ हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, वो हर स्क्रीन में दिखते हैं, लेकिन ये वर्टिकल और ये बॉटम ये आपको स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिखाता है। फिर बाहर निकलते हैं एस्केप की प्रेस करके। अब जो भी अकाउंटिंग का काम करना होता है, ये सबसे पहला यूज़र इंटरफेस है। जैसे ही टैली में हम कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहला यूज़र इंटरफेस हमारा ये है, जहाँ पर गेटवे ऑफ टैली हम लोग को शो होता है। ये लेफ़्ट पैनल है और ये हमारा राइट पैनल है। लेफ़्ट पैनल में हम लोग को कंपनी का नाम, जैसे कि XYZ ट्रेडर्स, फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डेट कौन सी थी जिस डेट को हमने एंट्री की, और करेंट डेट क्या है, तो करेंट डेट भी सेम दिखता है। राइट पैनल में आप लोगों को दिखेगा मेन अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट करने के ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली, मतलब टैली का मेन वर्क आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मास्टर्स दिख रहा है, फिर ट्रांजैक्शंस, फिर यूटिलिटीज़, फिर रिपोर्ट्स, ऐसे करके कुछ कुछ हेड्स हैं और उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो अगर हमें मेन एंट्रीज़ करनी है, जर्नल एंट्रीज़ बोल लो, या बिलिंग करनी है, परचेज सेल के बिल निकालने हैं, किसी भी टाइप की आपको एंट्री करनी है। एंट्री करना मीन्स रिकॉर्ड मेंटेन करना। किस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना? ट्रांजैक्शंस का। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई आया कस्टमर पैसा दिया, एंट्री करना है, वाउचर में चले जाएंगे। उसको बिल बना के देना है, वाउचर में चले जाएंगे। बिल हम लोग के पास आया, हमने सामान खरीदा है तो भी वाउचर में चले जाएंगे। किसी को हम पैसे दिए तो भी वाउचर में। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं एंट्री के फॉर्म में। एंट्री मतलब कौन सी? जर्नल एंट्री, जो हमने 11th में देखा है, बीकॉम में देखा है। तो ये सारी एंट्रीज वगैरह हम लोग किस में आगे करते हैं? वाउचर्स में। और उन एंट्रीज को देखने के लिए हम किस में जाते हैं? डे बुक में। तो इन दोनों को एक साथ रख दिया। आप अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो किस में जाओगे? वाउचर में। और उन ट्रांजैक्शंस को अगर आपको देखना है तो आप किस में जाओगे? डे बुक में जाओगे। ठीक है, तो एक साथ एक हेड बना दिया ट्रांजैक्शंस। भाई ट्रांजैक्शन का एक अलग ही हमने ग्रुप बना दिया, एक स्लॉट बना दिया कि आपको एंट्रीज करनी है तो वाउचर में जाओ, और उनको देखना है तो डे बुक में। एंट्री किस चीज़ की जाती है? ट्रांजैक्शंस की। तभी हेडिंग क्या रख दिया? ट्रांजैक्शन। लेकिन इधर ट्रांजैक्शंस करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ मास्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। मास्टर्स इन द सेंस कि हम लोग को लेजर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हमने अपने बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, जिसकी एंट्री हम लोग करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या हम लोग किसी को रेंट पे कर रहे हैं जिसकी एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट एक लेजर है, कैश एक लेजर है, कैपिटल एक लेजर है, तो वो लेजर हमको पहले बनाना पड़ता है।
और वो लेजर बनाने के लिए हम लोग जाते हैं ऊपर मास्टर्स में। ये मास्टर्स मतलब सब हेड्स जो जो एंट्री करने में हमको हेल्प करता है। एक तरीके से आप ये मान लो बिना मास्टर्स के आप एंट्री नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मास्टर्स ज़रूरी है कि यहीं से बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहें तो डायरेक्ट मास्टर्स जो भी हेड्स हैं वो हम डायरेक्ट एंट्री करते समय भी बना सकते हैं, लेकिन बिना मास्टर्स की एंट्री नहीं हो पाती है। आप लेजर भले बाहर से बनाओ, यहाँ मास्टर से बनाओ या एंट्री करते करते बनाओ, वो हैबिट हो जाती है। एंट्री करते करते हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, डायरेक्ट वहीं से बनाते हैं, लेकिन हमको बिना मास्टर्स के एंट्री करते नहीं बनेगा, वो मास्टर्स बनाने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो मास्टर्स में आपको क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट दिख रहा है। याद रखोगे कि जब भी हमें कोई लेजर, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन, लेजर, लेजर ग्रुप और टैक्स से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड कोई भी आपको मास्टर बनाना है तो आप किस में जाओगे? क्रिएट में जाओगे। तो क्रिएट में जैसे आया तो यहाँ पर हमारे कंपनी में फीचर्स के अकॉर्डिंग जो जो यस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स दिख रहे हैं और स्टैट्यूटरी डिटेल्स दिख रही हैं, बाकी कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो भी एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे? शो मोर, शो इनएक्टिव। तो यहाँ पर आपको सारे मास्टर्स दिखने लगेंगे, यहाँ पर आपको सारे मास्टर्स दिखने लगेंगे। ये अकाउंटिंग से रिलेटेड दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट से रिलेटेड दिख रहा है, ये इन्वेंट्री मास्टर्स दिख रहे हैं, ये पेरोल मास्टर्स दिख रहे हैं, स्टैट्यूटरी मास्टर्स दिख रहे हैं, टैक्सेशन वाले, स्टैट्यूटरी डिटेल्स कहाँ का फिल करनी पड़ती है, पैन और कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर की डिटेल्स। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एक्टिवेट करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको एक्टिवेट करने के लिए टैली ERP 9 में तो बहुत दिक्कत जाती थी, हमको पता नहीं रहता था कि कौन सा फीचर कहाँ से कैसे एक्टिवेट करें, हम भूल जाते थे। ये तो बहुत अच्छा है कि आप क्रिएट में आ रहे हो, अगर कुछ एक्टिवेट नहीं है तो आप शो मोर कर दिए, आप शो इनएक्टिव कर दिए, यहीं आ गया। अब मुझे कोई भी ऑप्शन को एक्टिव करना है, जैसे मुझे स्टॉक मेंटेन करना है तो मैं स्टॉक आइटम में एंटर करूँगा तो मुझे पूछ लेगा कि क्या आपको यहीं से एक्टिव करना है क्या? आप यस करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बहुत काम आसान हो गया कि हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ीचर कहाँ से यस करते हैं, कैसे नो करते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी मास्टर बनाना है तो हम लोग आते हैं यहीं पे क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद किस टाइप का आपको मास्टर बनाना है अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप शो मोर कर सकते हो, शो इनएक्टिव कर सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद वापस से मैं बाहर आगे एस्केप किया। अब हमें अगर कोई मास्टर सुधारना है, डिलीट करना है, स्पेलिंग चेंज करनी है, एड्रेस डालनी है, कुछ फ़ोन नंबर अगर डालना भूल गए थे, कोई भी अल्ट्रेशन करना है मास्टर्स में, तो हम लोग सेकंड ऑप्शन अल्टर में जाते हैं और यहाँ पर सेम ऑप्शंस दिखने लगते हैं। तो जो जो एक्टिव है वो दिख रहा है, जो एक्टिव नहीं है वो भी देखना, तो शो मोर, शो इनएक्टिव। तो अगर चेंजेस करना है, सुधार करना है, डिलीट करना है तो हम किस में जाते हैं? अल्टर में जाते हैं। और अगर आपको एक साथ बहुत सारे लेजर बनाने हैं तो आप अगर क्रिएट में जाते हो, आप लेजर में जाओगे तो एक बार में एक ही लेजर बनता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? बहुत सारे लेजर एक साथ बनाने हैं। हम कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ हमको सामने वाला बताया कि आज तक मैं अकाउंटिंग किया नहीं, पिछले 2 साल से मेरी फॉर्म चल रही है, ये लो मेरे कॉपी में मैंने मेंटेन किया, मेरे यहाँ टोटल 80 ग्राहक है, कस्टमर्स हैं। ठीक है, और 20 लोगों से मैं सामान खरीदता हूँ, ये 20 प्रकार के खर्चे हैं जो मेरे बिजनेस में होते हैं। ऐसे करके 120-140 लेजर आपको बोल दिया, और अभी तक वो टैली में कभी अकाउंटिंग किया ही नहीं है, कॉपी में मेंटेन करता है। अब आपको स्टार्टिंग से करना है तो आपको पहले तो लेजर बनाने पड़ेंगे, और एक एक करके आप अगर लेजर बनाओगे तो आपको बहुत समय भी लग जाएगा। क्रिएट में अगर जाओगे आप तो आपको क्या करना है? चार्ट ऑफ अकाउंट में आना है। चार्ट ऑफ अकाउंट में आके आप एक साथ बहुत सारे लेजर बना सकते हो, एक साथ आप बहुत सारे लेजर ग्रुप बना सकते हो। हालांकि लेजर ग्रुप पहले से 28 रहते हैं, आपको पता होगा, पहले से 28 ग्रुप रहते हैं। 2 लेजर पहले से बने रहते हैं, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अगर हम लोग को उन 2 लेजर के अलावा और भी लेजर्स बनाने हैं तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और 28 ग्रुप के अलावा भी अगर हम लोग को ग्रुप की ज़रूरत है तो और हम ग्रुप बना भी सकते हैं। तो ग्रुप की ज़रूरत हमको रहती है लेजर बनाने के लिए। ग्रुप की हेल्प से हम क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। जैसे कि मैं रेंट एक्सपेंस का लेजर बना रहा हूँ तो उसका ग्रुप क्या रखूँगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं फर्नीचर का लेजर बना रहा हूँ तो ग्रुप क्या रहेगा? फिक्स्ड एसेट। मैं कैपिटल का लेजर बना रहा हूँ तो अंडर कैपिटल। SBI बैंक का लेजर बना रहा हूँ तो बैंक अकाउंट। तो ऐसे करके हमको ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। तो टैली ने क्या किया? 28 ग्रुप पहले से दे दिया है, जो जो एक बिजनेसमैन को, एक इंसान को काम आ सकते हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा काम में है ग्रुप तो आप और ग्रुप बना भी सकते हो। आपकी अगर नीड है कि और भी ग्रुप होने चाहिए तो आप और ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। लेजर तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि 2 लेजर पहले से ही बना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा कैश।
कोई भी बिजनेस बिना कैश के नहीं चलता है और हर एक बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं या लॉस होता है। तो ये 2 लेजर पहले से ही बने हुए मिलेंगे। वाउचर पहले से ही 22 वाउचर प्लस 2 एडिशनल पेरोल फीचर है, टोटल 24 वाउचर पहले से ही है। वाउचर भी हम चाहे तो और बना सकते हैं। तो मैं इस स्क्रीन में क्यों आया चार्ट ऑफ अकाउंट में, आपको ये बताने के लिए कि अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस के 140 लेजर, 150 लेजर, 200 लेजर, 500 लेजर या स्टॉक आइटम, 500 स्टॉक आइटम, 100 स्टॉक आइटम, ऐसे हमको बहुत सारे एक साथ मास्टर्स बनाने हैं, तो हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट में आप आके देखोगे कि हमें क्रिएट क्या करना है। मुझे लेजर बनाना है अगर, तो हम जाएंगे क्रिएट में, ठीक है, क्रिएट में आ गए, ये सॉरी यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर अगर हमको लेजर बनाने हैं तो लेजर में आप लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है मिहिर, ठीक है, सोना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो लेजर में आएंगे, लेजर में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि कौन कौन से लेजर पहले से बने हुए हैं और कौन कौन से ग्रुप में बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा एसेट्स, ये एसेट्स वाला साइड एक तरफ है, उसके अंदर करंट एसेट है, ये मेजर हेड मतलब मेन ग्रुप, उसके अंदर सब ग्रुप बैंक अकाउंट बना हुआ है, उस सब ग्रुप के अंदर एक लेजर बना हुआ है, कौन सा, SBI बैंक। उसके अंदर फिर यानी ये करंट एसेट के अंदर दूसरा जो सब ग्रुप है कैश इन हैंड, उसके अंदर एक लेजर बना हुआ है कैश। ये कैश का लेजर कौन बनाया होगा, ये पहले से बना हुआ रहता है। ये जो कंपनी बनी हुई है XYZ ट्रेडर्स, इसमें हम नहीं बनाए हैं, ये लेजर पहले से बना हुआ होगा। डिपॉजिट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक इन हैंड, ये लेजर कौन बनाया होगा, ये लेजर है ही नहीं, ये सब ग्रुप है, ये लेजर नहीं है, ये नहीं, ये सब ग्रुप है। इसके अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक ये बनाए होंगे हम लोग, ये सन्ड्री डेटर्स, तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएगी, अब गलती हो गई है, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स ये एक सब ग्रुप है, इसके अंदर एक लेजर बना है मिस्टर ए। तो ये आपको दिख रहा है किस ग्रुप के अंडर में कौन सा लेजर बना हुआ है। अगर हमको और लेजर बनाने हैं, एक साथ बहुत सारे लेजर बनाने हैं, तो आपको साइड में वर्टिकल टूल बार देखना है। कहाँ है वर्टिकल टूल बार, हाँ सही जगह देख रहे हो, वर्टिकल टूल बार में आएंगे और यहाँ पर आप देखोगे मल्टी मास्टर्स करके लिखा हुआ है। मल्टी मास्टर्स का शॉर्टकट्स क्या है मल्टी मास्टर का, मल्टी राजू नहीं, मल्टी मास्टर, ऑल्ट एच सिंगल डैश है, ऑल्ट एच करेंगे, ठीक है, मेरे को तो याद सब है। ऑल्ट एच में आएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर और क्रेडिट लिमिट, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एक साथ बहुत सारे लेजर बनाने हैं तो मल्टी क्रिएट, अगर हमको सारे लेजर को एक साथ सुधारना है तो मल्टी अल्टर, और हमको अगर डेटर्स की क्रेडिट लिमिट सेट करनी है, हमने ये पढ़ा था बिल वाइस एक फीचर है, उसमें हमने सीखा था किस इंसान को कितने रुपए तक की उधारी देनी है, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी। तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस कस्टमर्स को कितने रुपए तक की उधारी हमको बेचनी है, उससे ज़्यादा फिर एंट्री करने नहीं देता है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे मल्टी क्रिएट में, एक साथ आप बहुत सारे लेजर बना सकते हो। यहाँ पर याद रखोगे, अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे को डेटर्स रिलेटेड 100 लेजर बनाने हैं, अभी मेरे को सिर्फ डेटर्स रिलेटेड लेजर बनाने हैं, तो आप पहले ही अंडर ग्रुप डेटर बता दोगे, अंडर ग्रुप पहले ही आप क्या करोगे, सन्ड्री डेटर्स बता दोगे, उसके बाद आप जो भी लेजर बनाओगे डेटर का तो ऑटोमेटिक अंडर में सन्ड्री डेटर आ जाएगा, आपको ये चीज़ फिल नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस रखना है। ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है, आप जिस डेट को अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर कोई हम लोग बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं कि 1 अप्रैल को जो बैलेंस है वो बैलेंस रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस तारीख को अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उस डेट को इस लेजर का कुछ पुराना बैलेंस है क्या, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जिस तारीख को हम लेजर बना रहे हैं अगर उसका कुछ पुराना बैलेंस है तो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे। यहाँ पर डेट वेट का कोई लफड़ा नहीं है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 2 साल के बाद, बिजनेस की 2 साल से कॉपी में अकाउंटिंग होती थी, अचानक से हम कंप्यूटर में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम पुराने 2 साल का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है। हम जिस तारीख से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उस तारीख को उस इंसान से कितने पैसे लेने हैं, सीधा हमको वो बैलेंस यहाँ पर डाल देना है। अगर मुझे सारे लेजर मिक्स ग्रुप वाले बनाने हैं, जैसे कि मैं जिसके अकाउंटिंग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, 140 लेजर 150 लेजर बनाने हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट के, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और कुछ डेटर्स के, कुछ क्रेडिटर्स के, कुछ परचेज सेल के लेजर बनाने हैं, तो आपको क्या रखना है, ऊपर ऑल आइटम रखना है। ऑल आइटम रखोगे तो यहाँ पर अंडर में भी कर्सर आएगा, आप उसके हिसाब से बता सकते हो कि मुझे जो लेजर बनाना है वो किस ग्रुप के अंडर में रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके एक साथ बहुत सारे लेजर हम बना सकते हैं, और अगर बहुत सारे लेजर बने हुए हैं और उनको सुधारना है तो फिर हम जाएंगे ऑल्ट एच,
फिर से जाएंगे ऑल्ट एच, बहुत सारे लेजर को एक साथ सुधारना है तो हम क्या करेंगे ऑल्ट एच और यहाँ पर मल्टी अल्टर, फिर ऑल आइटम करेंगे। तो ये लेजर पहले से ही बने हुए हैं, आपको जो सुधारना है, ओपनिंग बैलेंस डालना है, ओपनिंग बैलेंस हटाना है, ग्रुप चेंज करना है, स्पेलिंग बदलनी है या और आगे ऐड करना है तो आप आगे ऐड भी कर सकते हो यहीं से कंटिन्यू। ऑल्ट एच मल्टी अल्टर, ठीक है। वापस से स्केप करके बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, और स्केप करके अपन बाहर आ गए। तो यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में हम एक साथ मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर ये सब कर सकते हैं। और ये सिर्फ लेजर के साथ नहीं, आप किसी भी टाइप का मास्टर, बहुत सारे मास्टर्स एक साथ बना सकते हो, उनको अल्टर कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक आइटम हो, स्टॉक ग्रुप हो, स्टॉक कैटेगरी हो, गोडाउन हो, यूनिट हो या लेजर हो, लेजर ग्रुप हो, कुछ भी हो, आप एक साथ उनको बना सकते हो, एक साथ उनको सुधार सकते हो। उसके बाद ये मास्टर्स जब बन जाते हैं, पहले से अगर आप बना लेते हो तो अच्छी बात है, या नहीं तो डायरेक्ट आप एंट्री करते समय भी कर सकते हो। मास्टर्स बन जाने के बाद एंट्रीज करने के बाद, एंट्री अगर देखनी है तो डे बुक, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ हमारे पास फीचर्स होती हैं, हमने ये देख चुका है पहले। चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, बैंक रिकंसिलेशन। इसमें क्या क्या देखे थे पहले तो मैं ओरली बता रहा हूँ, फिर आप लोग जब प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछोगे। कम से कम एटलीस्ट हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो अभी होनी चाहिए, रिवीजन में हम कम से कम इतना कर सकते हैं। चेक प्रिंटिंग मतलब हम डायरेक्ट टैली से चेक प्रिंट कर सकते हैं। किसी को जब चेक इशू करना होता है, हम जब किसी को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग उस चेक में जो मैनुअल लिखते हैं, सामने वाले का नाम, ठीक है, पेई जो है सामने वाला जो हम लोग जिसको पैसे दे रहे हैं उसका नाम, अमाउंट डिजिट में और इन वर्ड्स में, ठीक है, डेट, ये सारी चीज़ों में कभी कभी गलती हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये प्रिंटेड चेक हो, ये मैनुअल चेक ना हो, ये डायरेक्ट टैली हमको प्रिंट करके दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैली में हम लोग बैंक का लेजर बनाते समय, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उसी बैंक का चेक बुक होगा मेरे पास, तो उसका लेजर बनाते समय हम पहले ही बता देते हैं कि हमारे पास किस टाइप की चेक बुक है। तो उसके हिसाब से सारे डायमेंशंस इसमें सेट हो जाते हैं टैली में। फिर हम जब किसी भी कस्टमर को पेमेंट की एंट्री करेंगे कि भाई मैं किसी को 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, चेक के थ्रू दे रहा हूँ, तो एंट्री तो कर ही रहा हूँ, सारी डिटेल्स बता ही रहा हूँ, क्या तारीख है, कौन सा चेक है। तो यहाँ पर ना प्रिंटिंग वाला अगर ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे तो सीधा प्रिंटर में हम अपने चेक बुक से चेक फाड़ के रखेंगे, उसमें जो प्रिंट होने वाली चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएंगी, तो वो प्रिंटेड चेक बन जाएगा, मैनुअल चेक की जगह प्रिंटेड चेक। ना तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, ना तो कुछ ऐसा होगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ना गलती होंगी डेट वेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे करके हम चेक प्रिंटिंग यूज़ कर सकते हैं टैली में। उसके बाद हम लोग चेक रजिस्टर, जैसे कि हमारे पास जो चेक बुक रहता है उसके स्टार्टिंग के 2-4 पेजेस जो होते हैं उसमें हम लोग मैनुअली फिल करते हैं कि मैंने आज तक जो चेक इशू किए हैं वो किसको इशू किए हैं, कितने कितने अमाउंट के लिए इशू किए हैं, किस पर्पज़ से इशू किए, चेक नंबर क्या था। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर टैली में मेंटेन कर सकते हैं चेक रजिस्टर में, ठीक है। जब आप एंट्री करोगे, किसी को चेक दोगे तो ऑटोमेटिक हमसे पूछता ही है, तो अलग से कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हम अपने पास वो डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं चेक रजिस्टर में। तो हमको दिखने लगेगा कि हमारे पास टोटल 100 चेक थे, जिसमें से हमने कितने चेक इशू कर दिए हैं, कितने ब्लैंक चेक हुए हैं, कितने कैंसिल चेक दिए हैं, ठीक है। जब लोन वोन लेते तो ब्लैंक चेक देने पड़ते हैं, तो कितने ब्लैंक चेक आज तक इशू हो चुके हैं, किसको इशू किए थे, और कभी कोई मिस्टेक हो गई तो चेक कैंसिल किए हैं तो कितने चेक कैंसिल हुए हैं, कितने चेक अभी अवेलेबल हैं, तो वो सारे आपको चेक रजिस्टर में दिखते हैं, बैंक वाइज और चेक बुक वाइज। उसके बाद पोस्ट डेटेड समरी, मतलब फ्यूचर की डेट का चेक हम लोग को आज मिल गया पहले से ही, या हम किसी को फ्यूचर की डेट का चेक पहले से ही दे दिए, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है इसमें पोस्ट डेटेड समरी में। और हम लोग जब बैंक में जाते हैं पैसे से जमा करने के लिए तो हम लोग को कैश डिपॉजिट स्लिप वहाँ पर भरनी पड़ती है, तो वो स्लिप हम डायरेक्ट यहीं से डिपॉजिट स्लिप्स निकाल सकते हैं। या किसी कस्टमर ने हमको चेक दिया था, वो चेक हम रख के क्या करेंगे, हमको अपने अकाउंट में पैसा चाहिए, तो हम बैंक में जाकर वो चेक भी लगाते तो एक स्लिप भर के देनी पड़ती है बैंक वालों को कि उस चेक का पैसा किसके अकाउंट में जाना चाहिए, तो वो भी हम लोग को यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप में कुछ बैंक वाले जो है ना एक्सेप्ट करते हैं और कुछ बैंक वाले नहीं करते हैं। बैंक का अलग एक फॉर्मेट रहता है, अचानक से आप किसी बैंक में जाके, किसी ब्रांच में जाके नया फॉर्मेट दोगे तो वो ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके हिसाब से आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अभी तो मेट्रो सिटीज़ में देखोगे तो हो सकता है कि वहाँ एक्सेप्ट भी करते होंगे, लेकिन यहाँ नॉर्मली हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट एडवाइस, हम अगर किसी को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं और हम लोग बिल वाइज फीचर वगैरह भी यूज़ किए हुए हैं,
तो हम लोग को सामने वाले पर्सन को बताना है कि जो मैं आपको चेक दे रहा हूँ कौन से बिल की पेमेंट के लिए चेक दे रहा हूँ, मैंने कब आपसे सामान खरीदा था, कितने का खरीदा था, कौन सा बिल था, उसका पेमेंट मैं कर रहा हूँ। तो अलग से हम चेक के साथ ना एक एडवाइस लेटर दे देते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि मैं किस चीज़ की पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं पेमेंट एडवाइस। और बाकी बैंक रिकन्सिलेशन काम की चीज़ है। बैंक रिकन्सिलेशन में क्या होता है, हम लोग जब खुद एंट्रीज करते हैं टैली में, जैसे मेरे को कोई ऑनलाइन पैसा दिया तो मैं टैली में एंट्री कर दिया कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है। कोई मेरे को क्या किया, चेक दिया और मैं बैंक में तुरंत लगवा दिया हूँ, तो मैं एंट्री कर दिया हूँ रिसिप्ट वाउचर में कि चेक मिला, लेकिन वो चेक क्लियर होने में थोड़ा समय लगता है, 2-3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैंक से रिलेटेड मेरे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनकी एंट्री मैं टैली में कर देता हूँ, और जब मैं बैंक से स्टेटमेंट निकलवाता हूँ तो दोनों का बैलेंस ना मैच नहीं करता। मेरे टैली में बैंक का बैलेंस और जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस दिख रहा है बैंक का, वो आपस में मैच नहीं करता है। तो मुझे ये चेक करना पड़ता है कि ऐसी कौन सी एंट्री है जो छूट गई है, जो मैंने एंट्री नहीं की है, या ऐसी कौन सी एंट्री है जो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, बैंक वाले ने नहीं की है। तो मैं क्या करता हूँ, बैंक रिकन्सिलेशन का फीचर यूज़ करता हूँ। बैंक स्टेटमेंट को देख के अपने ट्रांजेक्शन्स में डेट फिल करता हूँ कि मैंने जो एंट्री की थी वो बैंक में कब इफेक्ट की है। तो यहाँ पर 2 डेट पूछता है हमसे बैंक रिकन्सिलेशन में। अभी मे भी यहाँ पर नहीं होगा, एक ही बस एंट्री दिख रही है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये एक एंट्री है, हमको क्या चीज़ की एंट्री उसमें नहीं जाना है, बस आप ये देखोगे हमारी डेट, हम किस तारीख को क्या इशू किए हैं, ये यहाँ पर डेट दिख रही है, और इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब चेक वेक की डेट, किस तारीख को बैंक में इफेक्ट पड़ा है। अब जैसे ही वो स्टेटमेंट से देख के आप जब बैंक की डेट यहाँ पर लिखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से एंट्रीज हटते जाएंगी और अमाउंट रिकनसाइल होता जाएगा। ये जस्ट सेम प्रोसेस है जो हम क्लास 11th में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो बनाते थे वैसा ही टाइप का है, बस उसमें तो हम लोग को प्लस माइनस करना पड़ता था, प्लस होगा कि माइनस होगा। इसमें खाली हमको डेट लिखनी है जो बैंक की डेट है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? रीज़न ये है कि मोस्टली बहुत सारे बिजनेस में बैंक से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं वो डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट से देख के करते हैं, मतलब टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं बैंक के ऊपर कि भाई बैंक ने जो एंट्री की होगी वो तो गलत हो ही नहीं सकती है। बैंक स्टेटमेंट निकाले, बैंक स्टेटमेंट को देख के टैली में एंट्री कर दिए। तो बैंक स्टेटमेंट को देख के अगर टैली में एंट्री कर रहे हैं तो दोनों का बैलेंस तो डिफरेंट होगा ही नहीं, वो दोनों सेम ही होगा, तो रिकनसाइल करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पास इतना समय नहीं है कि हम तुरंत के तुरंत, कोई कस्टमर आया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, चेक दिया, मैं किसी को पेमेंट किया तो मैं तुरंत टैली में एंट्री करूँ, इतना समय नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, अभी एंट्री करते ही नहीं, नॉर्मली कॉपी वॉपी में कहीं लिख देते हैं। फिर बाद में हम लोग को जब कंप्लीट रिकॉर्ड्स चाहिए अपने टैली में अकाउंटिंग के, तो उस समय हम लोग बैंक से स्टेटमेंट निकलवाते हैं और उस स्टेटमेंट को देख के हम लोग डायरेक्टली टैली में क्या करते हैं, फिर एंट्री करते हैं। तो जब आप लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हो, टैली से बैंक स्टेटमेंट से देख के अगर आप टैली में एंट्री कर तो डिफरेंस आने का तो कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग को बैंक रिकन्सिलेशन का उतना यूज़ नहीं है। ठीक है, उतना यूज़ काम नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे क्या देखेंगे, बैंकिंग के बाद यहाँ पर आगे भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स वगैरह हमें देखनी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, डिस्प्ले। एक बार आप यह स्क्रीन देखो, ठीक है, फिर कुछ अगर इसमें डाउट है तो बताओ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो फिर आगे देखेंगे हम लोग। अब चालू है, ठीक है। हाँ, मेरी आवाज़ आएगी, सिर्फ टेंशन मत लो तुम। तो बैंकिंग में हम लोग देखें कि बैंक से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे टैली में, तो वो सब हम लोग को देखने के लिए बैंकिंग से रिलेटेड भी हम लोग फीचर्स देख सकते हैं। उसके बाद ये अगला ऑप्शन है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या क्या दिख रहा है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एनालिसिस और अदर रिपोर्ट्स में हमको अगर देखनी है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम जाते हैं। बैलेंस शीट हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, हालांकि ये टैली का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स लायबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। एक तरफ हमारे लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, दूसरी तरफ एसेट्स आ जाता है। इस स्क्रीन में अगर कुछ चेंजेस करना है, आपको लग रहा है कि नहीं यार लायबिलिटी उस तरफ रहेगी, एसेट इस तरफ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा या जो भी है, तो इस टाइप के कुछ चेंजेस हम लोग को अगर करने हैं इस स्क्रीन में तो F12 कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन।
जब भी हमें किसी पर्टिकुलर स्क्रीन में कुछ चेंजेस लाने हैं, ठीक है, जैसे हम लेजर बना रहे हैं, उस समय एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो F12 करके हटा सकते हैं, ला सकते हैं। इस स्क्रीन में, बैलेंस शीट की स्क्रीन में आप F12 करोगे तो आपको यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब चेंजेस करने से रिलेटेड जो ऑप्शन आएंगे वो बैलेंस शीट से रिलेटेड ही होंगे। जब एक कंपनी होती है, कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है ना, वो वर्टिकल बैलेंस शीट होती है, ठीक है। इसको यस करूँगा मैं तो आप देखोगे तो ये वर्टिकल बैलेंस शीट आ जाएगी, ठीक है। पहले सोर्सेस ऑफ फंड, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आया, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ लगाया। तो इस टाइप के चेंजेस अगर हम लोग को करने किसी पर्टिकुलर स्क्रीन में, तो हम लोग क्या करते हैं, F12 करते हैं। और ये सब जगह के लिए है, किसी भी स्क्रीन में आपको अगर चेंजेस करने हैं तो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिक बन गया है। यहाँ पर हम लोग को ट्रेडिंग की चीज़ें भी दिखती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ें भी दिखती है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी यहीं से पता चलेगा, नेट प्रॉफिट वगैरह भी यहीं से पता चलेगा। और आपको अगर यहाँ पर इस स्क्रीन में कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, F12 करोगे। फिर अपने हिसाब से, जैसे कि शो वर्टिकल P&L, इसको मैं कर दिया यस, और बाकी अपने नीड के हिसाब से तो आपको यहाँ पर दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर दिख गया और इनकम स्टेटमेंट नीचे दिख गया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनीज अगर में कुछ इस टाइप का फॉर्मेट रहता है, वर्टिकल फॉर्मेट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद रेशियो एनालिसिस, जो डिफरेंट टाइप के रेशियो आप लोग 12th के स्टैंडर्ड में या मैनेजमेंट अकाउंट बीकॉम में भी आप जो पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप के रेशियोज वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाते हैं, उसको आप देख सकते हो। डिटेल में एक एक करके हम लोग ऑप्शन को अलग अलग क्लास में, अलग अलग वीडियो में देख पाएंगे, ऐसे एक साथ इसको नहीं देख पाएंगे। तो आप लोगों को एक बार देखना है, जिसमें भी डाउट रहेगा उससे रिलेटेड फिर हम लोग क्लास देखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट जितने भी रेशियो हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सारे रेशियोज जो हैं 12th स्टैंडर्ड के हैं, मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। 12th क्लास में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक सेपरेट बुक थी, उससे रिलेटेड थर्ड बुक जो थी, उसमें ये सारे रेशियोज थे। टोटल 18 टाइप के रेशियोज थे, जो कि तुमको तो याद होंगे ही नहीं अभी। ठीक ठीक आया था 4 नंबर का, ठीक है ठीक है ठीक है मीर, मैं जानता हूँ तुमको आ रहा है, ठीक है। अब ठीक है ठीक है, आ जाओ सामने आ जाओ, 18 रेशियो बोल के देखो, आ जाओ तुम भी, आ जाओ वीडियो में, आ जाओ तुम आ जाओ, चलो आ जाओ, ठीक है। अच्छा तो हाँ ठीक है, हो गया तुम लोग ना 18 टाइप के जो भी रेशियोज थे, तो जो जो इंपॉर्टेंट रेशियोज थे वो हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट होकर दिखा देगा ऑटोमेटिक। और कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के जो बैलेंसेस वगैरह होंगे वो हम लोग को यहाँ पर दिखाता है, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद हम लोग को जब एडिशनल रिपोर्ट्स देखनी, अभी हम लोग जो ये रिपोर्ट्स की बात करें, इसको MIS रिपोर्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो MIS रिपोर्ट्स और भी कुछ कुछ जगह दिखती है, जैसे कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स हम जाएंगे तो ये वाली स्क्रीन जो है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाली, यहाँ पर आप लोगों को जो ऑप्शन दिखेंगे, इन ऑप्शंस में आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, एसेट्स लायबिलिटीज़, मतलब डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल आपको मिलेगा अगर आपने सही तरीके से अकाउंटिंग की है। तो सारे लेजर्स का बैलेंसेस दिखेगा। पहले तो ग्रुप दिखेंगे, इसको अगर डिटेल करना है तो आप ऑल्ट F1 यानी तो F5 से रिलेटेड भी एक ऑप्शन है हमारा, ठीक है। ये अब ऑल्ट बटन दबाऊंगा ना तो यहाँ पर दिख रहा है डिटेल्ड, ऑल्ट बटन दबाने के बाद ऑल्ट F5 करके ऑप्शन आ रहा है, तो इससे अपन डिटेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद डिटेल वगैरह करना है, इसकी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को देखनी है, किस ग्रुप के किस लेजर के क्या बैलेंस है वो आप देख सकते हो। और ये किस ड्यूरेशन का दिख रहा है, 1 अप्रैल से 2 मई तक के यहाँ पर बैलेंसेस दिख रहे हैं। और कौन सी कंपनी, वहाँ कंपनी का नाम भी दिख रहा है, यहाँ भी आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, यहाँ आपको स्क्रीन का नाम दिख रहा है, कौन सी स्क्रीन खुली हुई है। और ये जो ऑप्शंस हम लोग को वर्टिकल टूल बार में हम लोग को दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस हम लोग को इस पर्टिकुलर स्क्रीन में चेंजेस करने के लिए दिख रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो F12 करके एक ऑप्शन रहता है, F12 में कॉन्फ़िगरेशन का यस नो करने के हिसाब से आप लोगों को चेंजेस दिखने लगेंगे पर्टिकुलर स्क्रीन में, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है डे बुक। जो डे बुक हमको बाहर गेटवे ऑफ टैली में दिख रहा था, वही सेम हम लोग को इस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में भी दिख रहा है। डे बुक में हम लोग को ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड किए हैं डिफरेंट वाउचर्स में, अब डिफरेंट वाउचर्स कितने होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। आप लोग ये वाउचर्स देखने के लिए, जब एंट्री करने के लिए हम वाउचर में जाते हैं तो आपको यहाँ पर वर्टिकल टूल बार में सारे ऑप्शंस दिखेंगे, डिफरेंट वाउचर्स दिखेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट, जर्नल, सेल, परचेस। कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं बताओ मिहिर? डिपॉजिट की, विड्रॉल की। कौन से, क्या डिपॉजिट? कैश
कैश डिपॉजिट जो बैंक में करते हैं, या बैंक से हम लोग अमाउंट विड्रॉ करते हैं, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, या एक कैश के लेजर से दूसरे कैश के लेजर में ट्रांसफ़र, ये वाला कुछ नया हो जाएगा। कैश से पेटी कैश में ट्रांसफ़र, मतलब हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है, बस जगह चेंज कर देता है, ठीक है। तो वो हो जाता है कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करने का, और उसका शॉर्टकट है F4। पेमेंट वाउचर जब भी हमारे बिजनेस से पैसे जाएंगे, जब भी बिजनेस के बाहर पैसे जा रहे हैं, चाहे आप रीपेमेंट ऑफ लोन करो, या किसी को लोन दो, या किसी क्रेडिटर को पेमेंट करो, या किसी एक्सपेंस की पेमेंट करो, ये आप अपने बिजनेस से पैसे बाहर कर रहे हो तो ये आपकी पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। तो F5 शॉर्टकट है पेमेंट का। F6 रिसिप्ट वाउचर, जब भी हमारे बिजनेस में पैसे आते हैं, चाहे हमारा डेटर हमको पैसा दे दे, या हमने किसी बैंक से लोन वगैरह लिया है, या कोई पुराना फिक्स्ड एसेट वगैरह हमने बेचा है तो उससे पैसा आ गया, या किसी को हमने लोन दिया था वो आज हमको रीपेमेंट कर रहा है, कमीशन रिसीव वगैरह हो रही है, तो पैसा किसी भी तरीके से हमारे बिजनेस में अगर आ रहा है तो हम कौन से वाउचर में एंट्री करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। उसके बाद जर्नल वाउचर है। जर्नल वाउचर में सारे एडजस्टमेंट एंट्री, जितने भी एडजस्टमेंट या ट्रांसफ़र एंट्रीज जो हम लोग 11th के स्टैंडर्ड में देखे थे या बीकॉम में हम लोग देखते हैं, तो ट्रांसफ़र एंट्री यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो जाता है। जर्नल ऑलरेडी बैलेंस शीट P&L सब बना दे रहे, तो ट्रांसफ़र एंट्री करनी है नहीं। बाकी बची एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे कि डेप्रीसिएशन, एमोटाइजेशन, एप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारी एंट्रीज हो गई। बैड डेट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। एक्रूअल नेचर के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे हो गए। तो ये इस टाइप की एडजस्टमेंट एंट्रीज, लॉस बाई फायर, थेफ्ट, डोनेशन, ये सब जो गुड्स वगैरह का होता है, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल वाउचर में। उसके बाद सेल्स, जब भी हम लोग गुड्स सेल आउट करेंगे, गुड्स बेचेंगे, चाहे कैश में बेचें या क्रेडिट में बेचें, सेल्स वाउचर में एंट्री करना है। फिक्स्ड एसेट बेचोगे तो सेल्स में मत करना, नहीं तो आपका डेटा मिक्स हो जाएगा। मतलब फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो उसमें वो भी उसी में आ जा रहा है, और आप गुड्स बेच रहे हो वो भी उसी में आ जा रहा है। तो आपको सेल्स वाउचर में सिर्फ आप गुड्स अगर बेचते हो कैश या क्रेडिट में, आपको वो दिखाना है। और फिक्स्ड एसेट अगर आप बेचते हो और पैसा तुरंत मिल रहा है तो रिसिप्ट में दिखा देना, और फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो लेकिन पैसा अभी नहीं मिल रहा तो जर्नल में दिखा देना। ऐसे ही सेम खरीदने का भी कंसेप्ट, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, पैसा तुरंत दे रहे हो तो पेमेंट, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं लेकिन आज पैसा नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे, तो जर्नल। परचेस में पेमेंट, फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूँ तो या तो पेमेंट में या तो जर्नल में करना। परचेस वाउचर में जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं ना, उसकी एंट्री दिखाना। जब हम लोग गुड्स खरीदेंगे कैश में या उधार में तो उसको परचेस वाउचर में दिखाना। हम फिक्स्ड एसेट भी परचेस वाउचर में दिखा सकते हैं, बस दिक्कत ये हो जाएगी कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। मैं ओवरऑल जिस दिन परचेस देखना चाहूँगा कि मेरा बिजनेस का टर्नओवर, सेल्स और परचेस गुड्स की कितनी है वो देखनी है, तो परचेस वाउचर का जब मैं टोटल लगाऊंगा ना, तो उसमें थोड़ा सा ऐसे लगेगा कुछ एंट्रीज एक्स्ट्रा आ गई हैं, फिक्स्ड एसेट वाली ढूंढनी पड़ेंगी या जो भी हो सकता है। तो उसको थोड़ा सेपरेट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए जर्नल वगैरह में करना ज़्यादा सही रहेगा। साथ में आपको ये ध्यान देना है, सेल्स और परचेस में अलग अलग मोड आते हैं। जैसे कि मैं F8 सेल्स कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर रेफरेंस नंबर, पार्टी नेम और पर्टिकुलर्स पूछ रहा है, लेकिन हम लोग सेल्स वाउचर को, परचेस वाउचर को और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ इस टाइप के वाउचर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी बिलिंग के पर्पज़ से हम लोग को यूज़ करना होता है, कभी डेबिट क्रेडिट के रिकॉर्ड करने के पर्पज़ से हम लोग को यूज़ करना होता है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर साइड में दिख रहा है चेंज मोड। जैसे कि अभी कौन सा वाउचर खुला हुआ है? सेल्स। तो सेल्स मैं करता हूँ, कभी कभी मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो सर्विस का बिल देना है, अगर मैं गुड्स बेचता हूँ तो गुड्स का बिल देना है। कभी मेरे को बिल नहीं बनाना है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट में एंट्री करनी है, कैश टू सेल्स या पार्टी का नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो उसके लिए हम लोग को चेंज मोड, Ctrl+H, डबल डैश है उसमें। तो यहाँ पर आपको भी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। रीज़न क्या होगा? इन्वेंट्री का फीचर अभी इनएक्टिव है। फीचर अभी क्या है? इन्वेंट्री का इनएक्टिव है इस कंपनी में। तो फीचर कैसे एक्टिवेट करते हैं? फीचर्स का शॉर्टकट क्या? F11। फीचर्स कहाँ से आते हैं? F11। तो F11 में जब आए तो यहाँ पर मेंटेन इन्वेंट्री हम लोग को नो दिख रहा है। जब इन्वेंट्री को यस करोगे तभी तो सामान का बिल वगैरह बना पाओगे। Ctrl+A करते हैं तुरंत इसको सेव करने के लिए। अब आप इस स्क्रीन में सेल में जब Ctrl+H करोगे तो आपको यहाँ पर आइटम इनवॉइस भी दिखेगा। तो आइटम इनवॉइस मोड यूज़ करते हैं जब हम लोग सामान बेच रहे हैं और सामान का बिल निकाल के देना है। अकाउंटिंग इनवॉइस यूज़ करते हैं जब हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस का बिल निकालना है। डेबिट क्रेडिट मोड हम यूज़ करते हैं जब हम लोग को बिल वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ हम एक लमसम अमाउंट लिखना चाहते हैं, जो हम लोग बुकिश अकाउंटिंग सीख के आए हैं, मैनुअल अकाउंटिंग जो हम लोग सीख के आए हैं कि कैश टू सेल्स या पार्टी टू सेल्स, उस टाइप का अमाउंट बस लिखना है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं एज वाउचर। तो ऐसे करके हम लोग एंट्रीज वगैरह करते हैं। उसके बाद इनकी रिपोर्ट्स वगैरह हमको देखनी है तो डिस्प्ले में जाएंगे।
डे बुक में सारे ट्रांजेक्शन्स हम लोग को दिखेंगे जो जो हमने रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर भी कुछ कुछ ऑप्शंस है, जैसे डेट वगैरह चेंज करके अभी 2 मई की एंट्रीज देख रही है, हमको आज तक जितनी एंट्री है सब देखनी है। तो F2 करके इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, स्केप करके एंटर करेंगे तो कुछ अगर एडिशनल एंट्री हुई होंगी तो वो भी आ जाएंगी। 1 अप्रैल से 2 मई तक का अब एंट्रीज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस 1 मई की 2 एंट्रीज और थी, वो भी आ गई, बाकी सब 2 मई की एंट्रीज थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि एक वाउचर टाइप F4 करके ऑप्शन है, इसमें हम लोग को जिस वाउचर की एंट्रीज देखनी है हम उसी में एंटर करेंगे। जैसे पेमेंट की देखनी है, पेमेंट में एंटर करोगे तो सिर्फ पेमेंट की आएंगी। तो ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट वाउचर F4 करके डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स की आप एंट्रीज देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन है इस स्क्रीन के हिसाब से, वर्टिकल टूल बार और बॉटम बार में आप इसको यूज़ करके देखोगे, जिसमें जो दिक्कत आएगी आप बताओगे। ये अप्लाई फिल्टर काम आता है जब हमें कुछ अमाउंट, नेम या कुछ अकाउंट के हिसाब से हमको अगर कुछ ढूंढना है तो डायरेक्ट वो हमको फिल्टर हेल्प करता है ढूंढने में। कैश फ्लो, फंड फ्लो, अमाउंट का इनफ्लो और आउटफ्लो बताते हैं कितना पैसा हमारी कंपनी में आया है, कितना गया है। किसी भी लेजर का स्टेटमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले के बाद इस अकाउंट बुक में जाते हैं और फिर लेजर में जाते हैं। तो हम लोग को किसी भी लेजर का स्टेटमेंट निकाल के दे देता है, मतलब जो लेजर बनाते थे, लेजर पोस्टिंग करते थे, वो ऑटोमेटिक बन के हम लोग को अकाउंट बुक में दिखती है। स्टैटिस्टिक्स में टोटल कितने ग्रुप बने हुए हैं इस कंपनी में, 28 ग्रुप बने हैं। लेजर टोटल 17 बने हैं। स्टॉक ग्रुप एक भी नहीं है, स्टॉक आइटम एक भी नहीं है, वाउचर टोटल 24 है, यूनिट एक भी नहीं है, करेंसी 1 रुपीज़ जो यूज़ होती है इंडिया में। किस वाउचर में कितनी एंट्रीज आज तक हुई हैं वो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री बुक और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन अभी इस कंपनी में इन्वेंट्रीज हमने कुछ मेंटेन की नहीं है तो मैं रिपोर्ट दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन सामान से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड हम लोग को कोई भी रिपोर्ट्स देखनी होती है तो हम लोग इन्वेंट्री बुक और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आते हैं। तो ऐसे ही हम आगे और भी रिपोर्ट्स को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बस शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स हमारे पास टैली में है और कब कब क्या क्या यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं F11। यहाँ पर कुछ फीचर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये मेंटेन अकाउंट्स बोल रहा है, तो अगर हमारी हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम मेंटेन अकाउंट्स को सिर्फ यस करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को एक एक बिल का हिसाब किताब रखना है, हम सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, एक एक बिल का हिसाब ट्रैक करके हमको रखना है, किस बिल का कितना पैसा लेना है, किस बिल का कितना पैसा देना है। नॉर्मली इंसान लेजर बैलेंस देखता है, किस इंसान से कितना पैसा लेना है, लेकिन हमको देखना है कि किस इंसान से किस बिल का कितना पैसा लेना है और कौन सा बिल वो कितना दिन लेट कर दिया, अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग को इनेबल बिल वाइज ऑप्शन ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। इसको बिल वाइज वाला फीचर बोलते हैं, बिल वाइज एंट्री करनी पड़ती है एक एक बिल के हिसाब से। उसके बाद इनेबल कॉस्ट सेंटर में हमने देखा था कि अगर हमें कोई एक्सपेंस को डिवाइड करना है, डिटेल में दिखाना है कि मैं जैसे सैलरी दे रहा हूँ तो किस इंसान को कितनी सैलरी दे रहा हूँ, किस डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी जा रही है, एक्सपेंसेस को बांटना, इनकम को बांटना, ये सब करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर में जाते हैं। ये स्कूल वगैरह में भी काम आ सकता है। जैसे कोई बच्चा फीस दे रहा है स्कूल वालों को, तो स्कूल वाले बताना चाहते हैं कि लाइब्रेरी की कितनी फ़ीस है, किताबों की कितनी फ़ीस है, ड्रेस की कितनी फ़ीस है, एडमिशन की, री एडमिशन की, ट्यूशन फीस कितनी है, बस की, ट्रांसपोर्ट की कितनी फ़ीस है। तो ऐसे बायफर्केट करके दिखा सकते हैं जब कोई बच्चा स्टूडेंट स्कूल में फ़ीस जमा कर रहा है तो वहाँ भी कॉस्ट सेंटर हमको काम आ सकता है। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब कि हमें किसी से पैसे लेने हैं या किसी के इंसान को पैसे देने हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताता है। यहाँ पर हमें अलग से कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक किसी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता देता है। तो उस समय हम इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो मेंटेन इन्वेंट्री यस करेंगे। स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट वगैरह ये सब मेंटेन कर सकते हो। गोडाउन मेंटेन कर सकते हो कि सामान किस लोकेशन में कहाँ पड़ा हुआ है, हम क्या क्या सामान बेचते हैं, कैटेगरी बना सकते हो। तो इस हिसाब से हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको यस करने से ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके दिखता है। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, अगर हम चाहते हैं कि हम जो बिजनेस में प्रोडक्ट बेचते हैं, स्टॉक बेचते हैं, जब हम बेचने की एंट्री करें तो रेट अपने आप आ जाए, मुझे याद नहीं रहता है, मैं अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट बेचता हूँ। जैसे अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसके नीचे सप्लाई चेन में 3 लोग और आएंगे तो उनको मैं किस किस रेट से बेचता हूँ मुझे याद नहीं रहता। बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, फिर मल्टीपल लोग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो किनको क्या रेट से मुझे बेचना है ये रेट याद नहीं रहता है। तो उस समय हम ये इनेबल प्राइस लिस्ट को हम यूज़ करते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये बैच वाइज के लिए बता रहा हूँ, अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट का भी रिकॉर्ड हमको रखना है तो उसके लिए हम इनेबल बैच वाइज का यूज़ करते हैं।
बाकी फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड वगैरह भी कुछ ऑप्शंस हैं कि हम एक बड़ा प्रोसेस बड़ी कंपनीज में यूज़ करते हैं। पहले सामान मंगाना है तो कोटेशन मंगाते हैं, फिर उसको सामने वाले को ऑर्डर देते हैं, फिर वो सामान भेजता है, कभी कुछ वापस करना है तो वापस करते हैं, फिर बिल वगैरह भेजता है। तो ये एक प्रोसेस है ऑर्डर प्रोसेसिंग, वो भी एक फीचर है। यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, जब सेल परचेज की एंट्री करते हैं, आइटम इनवॉइस मोड रहता है तो उसमें एक डिस्काउंट का कॉलम आ जाता है, सीधा आप ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज वहीं बता दोगे, माइनस करके बता देगा कितना अमाउंट हो रहा है। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, आपको सामान बेचते समय खरीदते समय एक एडिशनल कॉलम दिखेगा। कौन सा कॉलम दिखेगा? एक्चुअल कॉलम का। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऑफर देते हैं कि आप 12 पीसेस अगर ये किताब खरीदते हो, टैली की किताब है, अगर 12 पीस किताब खरीदते हो तो आपसे हम पैसा 10 किताब का लेंगे। ठीक है, ये पुरानी किताब पड़ी हुई है यहाँ पर। तो अगर आप 12 किताबें खरीदते हो तो हम आपसे 10 किताबों का पैसा लेंगे, तो 2 किताब हम फ्री में दे रहे हैं। तो हमको 2 कॉलम चाहिए, एक एक्चुअल कॉलम चाहिए, एक बिल का कॉलम चाहिए जब हम एंट्री करते हैं। तो एक्चुअल में हम रखेंगे 12 पीस और बिल में रखेंगे हम 10 पीस, तो 10 पीस का अमाउंट बिल बनेगा और मेरे यहाँ से स्टॉक माइनस हो जाएगा 12 पीस का। तो उस समय ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। जीएसटी वगैरह यूज़ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहीं भी हम जाएंगे तो आज के समय में इसकी प्रैक्टिस हम अच्छे से करके जाएंगे, इसी में सबसे ज़्यादा वर्क होता है। ये जो मैं अभी जितने फीचर बताया हूँ ये बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। उसकी प्रैक्टिस अगर एक बार नहीं भी हुई तो भी चलेगा, लेकिन ये जो जीएसटी टीडीएस ये दो जो कंसेप्ट हैं ये हमको अच्छे से आना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है। फिर आगे हम टीसीएस और वैट एक्साइज, ये अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लगते हैं, तो उसकी भी हम एक एंट्री करके देख लेंगे बाद में। और सर्विस टैक्स तो अब बंद हो गई है, और अगर आपको करनी है तो जीएसटी से रिलेटेड जैसे ही एंट्रीज करनी होते फीचर्स वैसे ही होते हैं, लेकिन अभी सीखने का कोई पर्पस है नहीं उसमें, अभी वो बंद हो गया है। बाकी अब कुछ ऑप्शंस और हैं जो कि अभी हमने नहीं देखे हैं और अभी काम के हैं भी नहीं, तो आप इतना ही रिवाइज करोगे, उसके बाद जो भी आपको दिक्कत आएगी आप बताओगे, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।